जी अस्सलाम वालेकुम सबको। अभी तक डेफिनेटली आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेडर बनना है या फॉरेक्स को गोली मारो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, फिर चाहे स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो हैं, फॉरेक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, जो भी हैं, अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना है, पैसा कमाना है, तो एक चीज़ मैंने आपके लिए लिख के रखी है, डू दिस। बस और कुछ नहीं। ट्रेडिंग कोई अक्कर बक्कर बम्बे बो नहीं है जो आप पहले समझते थे। ये एक प्रोफेशनल वर्क है, एक पूरी, इसको समझ लो पूरा सब्जेक्ट है ट्रेडिंग। और एक प्रॉपर ट्रेडर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस कदर उसको नॉलेज चाहिए होता है अपनी ट्रेडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी बहुत कुछ आपने और सीखना है, तो इस चीज का आपको डेफिनेटली अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं। ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं आपको फंडामेंटली, अगर आप मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं तो ऐसे ऐसे झटके मिलने वाले हैं आपको, उनको आप कैश करोगे जो और किसी को नहीं पता होंगे। वो सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार क्यों मार्केट एकदम से इतना ऊपर चली गई है, क्यों नीचे आ गई है। आपने बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बीइंग अ विजिलेंट ट्रेडर, उनको कैश किया होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये किया होगा। ठीक है, तो डू दिस, वरना डू और डाई वाला हिसाब है, फिर वो कभी खुशी कभी गम। तो फंडामेंटल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटली ना ट्रेडिंग के ऊपर वो इंप्लीमेंट करो चीज़ों को। मैं कहता हूं कि ना उस तरह के मौके फाइंड करने की कोशिश करो, ना न्यूज ट्रेड करो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, डाटा आने वाला है और उसको ट्रेड करना है, मैंने ना करो, लेकिन डू दिस, ये काम जरूर करो, वरना तुम एक ट्रेडर नहीं हो। ठीक है, और जब ये काम कर रहे होगे तब आप न्यूज को भी ट्रेड कर रहे होगे, तब आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि कब कौन सी न्यूज का क्या डाटा आ सकता है, और आप ऑलरेडी उसके लिए तैयार बैठे होंगे, मेटा को ओपन करके और अपने ये वेबसाइट्स को ओपन करके। अच्छा, आज ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। पता है ना ये क्या होते हैं? मैंने शुरू वाले लेक्चर्स में बताया था आपको, रोबोट्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कई आपको ये रिटेल लेवल के ऊपर भी सॉफ्टवेयर्स बिकते हुए नजर आ जाएंगे। जी लाख रुपए का ये रोबोट है, इसको अपने मेटा के अंदर लगा दो और फिर भूल जाओ, ये खुद ही ट्रेडिंग करेगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है, इस तरह की किसी के वो बातों में नहीं आना। बेवकूफ़ बनाने वाले बेशुमार पड़े हैं इस मार्केट में। रोबोट समझ लो एक मनी मेकिंग मशीन है जो आपको कोई मनी के बदले बेच रहा है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। तो कभी भी आपने एज अ रिटेल ट्रेडर्स रोबोट्स की तरफ या क्या कह लो यार, इससे डेफिनेटली अभी तक आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग में और इनमें बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अब ये हमें तंग बहुत कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कई रोबोट्स हैं जो कई बेवकूफ़ों ने लिए हुए हैं, लगाते हैं, अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं, पहले डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, फिर वॉश हो जाते हैं। रोबोट्स हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो कभी भी गलत साबित होते हैं और आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कुछ जो जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियो होते हैं, वो कुछ रोबोट्स यूज करते हैं। वो रोबोट्स पता है क्यों यूज करते हैं? डाटा ट्रेडिंग के लिए, न्यूज ट्रेडिंग के लिए। आपको पता है ना, अभी तक आपने देख लिया होगा, जब भी कोई न्यूज आती है, कोई बड़ी न्यूज हो और एकदम से जब उसका डाटा आपके सामने वो शो होता है, तो आप मेटा पे अभी आते ही हो तो कैंडल शूट किया होता है ऊपर की तरफ। आपने यहां से बाय करना था, लेकिन आपको बाय करने का मौका ही नहीं मिला। डेफिनेटली आप वेट कर रहे थे ना कि न्यूज आ जाए, एक दफा पॉजिटिव आएगी तब बाय करूंगा। आपको बाय करने का मौका ही नहीं मिला, प्राइस ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुकी है। कौन है इतना तेज? बताओ, समझ आ गई मेरी बात की? कौन से इतने तेज ट्रेडर्स हैं जिन्होंने विद इन सेकेंड्स इस डाटा को देखते हुए इतनी बाइंग की है कि प्राइस यहां पे पहुंच चुकी है? भाई इंसान ही ट्रेड कर रहे हैं ना इस मार्केट को।
तो इंसानों के पास तो ये सुपरमैन वाली शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हैं वो रोबोट्स जो इंस्टीट्यूशंस ने लगाए होते हैं डाटा को ट्रेड करने के लिए। जैसे ही डाटा आता है इनको ऑलरेडी उस डाटा के लिए उन्होंने सेट किया होता है। देखो, इन रोबोट्स ने इनको पैसा नहीं बना के देना, अपनी मर्जी से ट्रेड नहीं करते ये रोबोट्स। समझो कि रोबोट का पर्पस क्या है। एनएफपी का डाटा आना है, ठीक है। एनएफपी का डाटा है और प्रीवियस था 189K, 189,000। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 145K फोरकास्ट है, ठीक है। और अभी एक्चुअल आना है। इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, इस रोबोट को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगर तो डाटा, देखो 145 एक्सपेक्टेड है ना, अगर तो डाटा 150 आ जाता है, पॉजिटिव आया ना, 145 से ज्यादा आ गया, 50 आ गया, तो इतनी लोड्स इस पेयर की बाय कर लेना। वो कहता है जी 10 लोड्स मिसाल के तौर पे बाय कर लेना। एक और ऑप्शन इसको दिया होता है, अगर तो डाटा 160 आ जाता है तो ये मजीद पॉजिटिव है, इस दफा 20 लोड्स बाय कर लेना। अगर डाटा 170 आ जाता है, ये तो और भी ज्यादा पॉजिटिव है, इस पे 30 लोड्स बाय कर लेना। या अगर नेगेटिव आता है, 140 आता है, तो इतना सेल कर देना। अगर 100 आता है तो 40 लोड्स सेल कर देना। रोबोट्स को इन्होंने कुछ रेंजेस दी होती हैं कि यहां से यहां तक अगर ये डाटा आएगा ना तो तुमने इतना सेल करना है, इतना बाय करना है। अब वो डाटा आपकी आंख ने जब तक देखना है ना, वो ठक करके डाटा आपके सामने आया, वो समझ लो जब तक वो आपके सामने आया और आपकी आंख ने उसको पहचाना है, तब तक इन रोबोट्स ने उसको बाय कर लिया होना है या सेल कर दिया होना है अपनी उस रेंज के मुताबिक जो उसके ऑपरेटर्स ने उसको दी हुई थी। समझ, जरा इसको समझने की कोशिश करना। ये बहुत तंग करते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को या इंसानों को जिनके पास ये रोबोट्स नहीं है। बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो होता है उनके पास, इंस्टीट्यूशंस के पास। ये रोबोट्स डाटा को देखते हुए बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं विद इन मिली सेकेंड्स, और ये बड़े बड़े ऑर्डर्स मार्केट को लेके शूट किए होते हैं ऊपर की तरफ या नेगेटिव डाटा पे नीचे की तरफ। ये है आपकी इस बात का जवाब कि भाई मार्केट तो हमें मौका ही नहीं देती ट्रेड लगाने का। ठीक है, तो ये एक वैलिड प्रॉब्लम है, आपको फौरन मौका नहीं मिलने वाला। डू द वर्क और आप ऑलरेडी एक साइट पे ट्रेड लेके बैठ सकते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस के बाद और चंद मौकों के ऊपर जब आपको कंफर्म हो कि डाटा नेगेटिव ही आने वाला है। अब वो ज्यादा नेगेटिव आता है या थोड़ा नेगेटिव आता है, लेकिन आपको कुछ इंस्टेंसेस के बाद खुद पे इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया ना कि ये हम इनसे तेज हो ही नहीं सकते। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि एक इंसान किसी रोबोट से तेज हो जाए। रोबोट भी तो इंसानों ने लगाए हुए हैं। हाँ, उन इंसानों के पास पैसा इतना है कि ये रोबोट्स दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डाटा को देखते हुए ठीक ठाक ऑर्डर्स फेंकते हैं मार्केट में और कैंडल्स शूट करती हैं ऊपर नीचे। अब ये जो होता है ना, कभी जरा गौर करना इस चीज पे, आपने देखा होगा डाटा आया पॉजिटिव, मार्केट गई ऊपर, फौरन डाटा आया पॉजिटिव, मार्केट गई ऊपर, आपने भी रास्ते में कहीं से जहां पे आपका हाथ पड़ा आपने बाय कर लिया। ठीक है, मार्केट आ गई नीचे, थोड़ा सा और ऊपर गई, उसके बाद नीचे आ गई और फिर मजीद नीचे आती जा रही है। पॉजिटिव डाटा के ऊपर मार्केट नेगेटिव चली गई। आपने डाटा देखा पॉजिटिव था, मार्केट चली गई है नेगेटिव। चलो, अगर इसने नेगेटिव जाना ही था तो फिर ये पॉजिटिव क्यों गई है? जरा समझो इसको, बड़ा डीप आंसर है। ठीक है, एक न्यूज एक अकेली न्यूज नहीं होती। ठीक है, उसके साथ 2-3 न्यूज और भी होती हैं। मैं बड़ी न्यूज की बात कर रहा हूं। अगर एनएफपी की बात करें
मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं, एक न्यूज होगी उसकी आवरली अर्निंग्स वाली कि कितनी रही हैं पिछले महीने में। ठीक है, फर्ज करते हैं वो कहते हैं जी 0.6 हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है इस महीने रहेंगी, फोरकास्ट है। दूसरा एनएफपी का अपना डाटा है, वो 170 एक्सपेक्ट किया हुआ है। तीसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो एक्सपेक्ट की हुई है 3.8% के ऊपर। सही है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप कहोगे डेफिनेटली एनएफपी है। जवाब बिल्कुल ठीक है कि एनएफपी इस न्यूज की हेडलाइन है, बाकी ये दोनों डिटेल्स हैं इसकी। ठीक है, रोबोट्स को बोला जाता है आपने हेडलाइन देखनी है, डाटा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अब फर्ज करते हैं हेडलाइन आती है 170 एक्सपेक्टेड था, 190 पॉजिटिव डाटा आ जाता है। रोबोट्स इस डाटा को देखते हुए इतनी बाइंग करेंगे कि एकदम से प्राइस यहां पहुंची होगी। आपने भी ये पॉजिटिव फिगर देखा, आपने भी रास्ते में कहीं से बाय कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अर्ली अर्निंग्स जो सी हैं वो 0.2 नेगेटिव आई हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 पे पहुंचा हुआ है। डिटेल्स मेरे भाई, डिटेल्स कोई भी नहीं देखता, सही कह रहा हूं, कोई भी नहीं देखता। आम रिटेल ट्रेडर्स जिनको फंडामेंटल्स का इतना आइडिया नहीं होता, वो उनके ज़हनों में एनएफपी घुसी होती है कि ये पॉजिटिव आया तो आप लोगों ने बाय करना है। रोबोट्स इनको देखते हुए, इस हेडलाइन डाटा को देखते हुए बाय करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डाटा नेगेटिव आया है। पिछले महीने बेशक ज्यादा वो दी गई हैं, क्या कहते हैं इनको, जॉब्स ज्यादा दी गई हैं, स्टिल लोगों ने कम कमाया, स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर गया है। मतलब पिछले महीने ज्यादा जॉब्स देने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है और एवरेज अर्ली अर्निंग्स का ये हाल है। मुझे बताओ ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है? एक लॉजिकल बंदा, एक दिमाग वाला बंदा इस न्यूज को कैसे देखेगा, जिसके पास जज्बात हैं, जिसके पास सेंसेस हैं। रोबोट्स के पास ये दोनों नहीं होते, उनके पास सिर्फ ये फिगर्स होते हैं। और ये तो मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया ना, आप आगे देखोगे कि एक न्यूज लॉजिकली कई चीजों से जुड़ी होती है, क्या वहां पे हालात चल रहे हैं उससे जुड़ी होती है। ठीक है, तो रोबोट्स पॉजिटिव डाटा देखते हुए बाय करते हैं, करेंसी यहां पहुंचती है। जब इंसान इस मार्केट में इस चीज को देखते हैं ना कि यार ये न्यूज तो नेगेटिव है, ये ओवरऑल सारा इसका इंपैक्ट नेगेटिव जाना चाहिए। इतनी ज्यादा जॉब्स पिछले महीने मिलने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ऊपर चला गया। अगर ये इतनी ज्यादा ना मिली होती तब क्या हाल होना था? इतने बुरे हालात हैं वहां के, ये इंसान ही गैस कर सकते हैं ना। यहां पे आके इन रोबोट्स का टारगेट एक सेट किया होता है कि जैसे ही आप इतने पिप्स मार्केट को ऊपर ले जाओगे ना, या मार्केट इतने पिप्स ऊपर चली जाएगी, वहां पे इनके टीपीज लगाए होते हैं ऑलरेडी। इन्होंने बाय सेल दोनों साइड की ट्रेड्स पहले ही सेट करके रखी होती हैं, लिमिट ऑर्डर्स, कि अगर नेगेटिव डाटा इतने से इतना नेगेटिव आए तो इतना सेल करना, इतने से इतना पॉजिटिव आए तो इतना बाय करना। और वहां पे उनके टीपी शीपी इन्होंने सब सेट किया होता है। मार्केट बाय में जाती है, आम ट्रेडर, बेवकूफ ट्रेडर समझता है कि डाटा तो पॉजिटिव है, एनएफपी पॉजिटिव है, मैं साथ बाय कर लूं। रोबोट्स के टीपी हिट होते हैं, इनके बाय के ऑर्डर्स बंद होते हैं। ठीक है, अब अगर रोबोट्स के टीपी हिट हो गए हैं और बाय के ऑर्डर्स बंद हो गए हैं और स्टिल मार्केट में बाइंग प्रेशर है ट्रेडर्स का, तो प्राइस फिर से ऊपर जाती रहेगी। लेकिन यहां पे तो ट्रेडर्स का बाइंग प्रेशर है ही नहीं, कोई भी रैशनल ट्रेडर भी बाय करके बैठा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पता है कि डाटा नेगेटिव है, ओवरऑल सिर्फ हेडलाइन पॉजिटिव आई है, बाकी चीजें हमें चीख चीख के बता रही हैं कि डाटा नेगेटिव है। यहां पे इनके टीपी हिट होते साथ ही मार्केट अब सेलिंग में जाना शुरू होगी। अब रैशनल ट्रेडर्स, अक्लमंद ट्रेडर्स यहां से सेल करना शुरू करेंगे कि एक्चुअली ये डाटा नेगेटिव है। यहां पर वो रिटेल ट्रेडर सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई न्यूज भी पॉजिटिव आई थी, मार्केट ने हम सबको घेरा है, मार्केट ऊपर गई है, घेरने के बाद मार्केट नीचे आ गई है।
पीछे स्टोरी ये थी यार, अभी रिसेंटली वो एनएफपी का जो डाटा आया मैंने आपको दिखाया ना, उसमें सभी फिगर्स, तीनों फिगर्स नेगेटिव आए थे। मार्केट बुरी तरह से वो यूरो यूएसडी की ऊपर गई है, मतलब डॉलर नीचे गिरा है बुरी तरह से। इस तरह के इंस्टेंसेस जब आते हैं तब रोबोट्स भी बाय कर रहे होते हैं, वो ट्रेडर्स भी बाय कर रहे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव उसके हिसाब से यार, बाय या सेल जो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती रहती है, लेकिन जब एक चीज याद रखना, जब कोई मिक्स्ड डाटा आता है, आपको पता कैसे चलेगा ये डाटा मिक्स्ड है? डेफिनेटली जब आपको उसकी लॉजिक्स का पता होगा कि यार क्या चीज कहां पे जाके प्रॉपर बैठती है। ठीक है, मिक्स्ड डाटा के ऊपर आपको मार्केट में कई इनरैशनल चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसकी वजह है रोबोट्स, जिनके पास सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है उनके पास। ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर्स लगा देने हैं, उनकी कैलकुलेशन मिक्स्ड डाटा को देख के कोई ना कोई ऐसी बैठ गई कि जी बाय करो, उन्होंने बाय कर लेना है। वो बाय करेंगे, मार्केट ने ऊपर जाना, जब उनके टीपी हिट होने हैं, बाइंग पोटेंशियल खत्म होना है, और उसके बाद उल्टा सेलिंग पोटेंशियल आ जाना है आम ट्रेडर्स का, इंसानों का, जो जानते हैं कि ये नेगेटिव रिपोर्ट है। तो फिर मार्केट ने सेलिंग में जाना शुरू होना, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने डू द वर्क नहीं किया हुआ था। कभी कभार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव आई है, थोड़ी सी पॉजिटिव आई है। इन्फ्लेशन पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि करेंसी ऊपर जानी चाहिए। अब इन्फ्लेशन थोड़ी सी पॉजिटिव आई है, करेंसी नीचे गिर गई है। अब बेशक थोड़ी सी पॉजिटिव आई है, लेकिन फिगर तो ग्रीन था, करेंसी क्यों नीचे गिरी है? यहां पे मेरे भाई हो सकता है 2 दिन पहले उस सेंट्रल बैंक की हेड ने कोई एक्सट्रीमली डविश रिमार्क्स कहे हों, एक्सट्रीमली डविश, और उन डविश रिमार्क्स ने इस पॉजिटिव, हल्की सी जो पॉजिटिव इन्फ्लेशन आई है, इसकी वैल्यू सारी खत्म कर दी हो। मार्केट का एक सेंटीमेंट बन गया हो कि यार थोड़ा बहुत डाटा पॉजिटिव भी आ जाता है ना, हेड इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में नहीं है, तो हमने इसको सेल करना है। अब मार्केट उसी टाइम सेल नहीं कर देगी, समझो इस चीज को। जब हेड ने डविश रिमार्क्स दिए हैं ना, ट्रेडर्स उसी टाइम सेल करना पसंद नहीं करेंगे। ट्रेडर्स कहेंगे कि यार जरा वेट करते हैं, परसों सीपीआई का डाटा आ रहा है इसका, तो अगर तो डाटा ठीक ठाक पॉजिटिव आ गया तो फिर तो इनकी मजबूरी है रेट हाइक्स करना। लेकिन जिस तरह से ये इन्होंने डविश रिमार्क्स दिए हैं ना, डाटा थोड़ा बहुत पॉजिटिव आता भी है ना, तो हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में अब इनका कोई आइडिया नहीं है इनका कि ये अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी यूएस डॉलर की सिचुएशन हुई हुई है कि वो लोग अपने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे। तो अभी अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव इन्फ्लेशन का डाटा आ भी जाता है ना, तो मार्केट कहेगी अगले महीने इसने ठीक हो जाना है, अभी इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं है। इनफैक्ट इनका वो हाइकिंग के अगेंस्ट टाइटनिंग साइकिल शुरू होने वाला है अब तो ये पॉजिटिव डाटा मार्केट वेट करेगी, जैसा ही ये डाटा आएगा ट्रेडर्स अब सेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का एक सेंटीमेंट बना हुआ था सेलिंग का। ऑलरेडी कोई उससे मोटी चीज ऊपर अपना प्रेशर बना के बैठी हुई थी। अब आपको कैसे पता चलेगा वो मोटी चीज क्या है? जब आपने डू द वर्क किया होगा। उसके अलावा न्यूज ट्रेड करोगे, मुंह के बल गिरोगे, सही बता रहा हूं। और डू द वर्क करने के बाद ट्रेड करोगे, मजा आ जाएगा आपको न्यूज ट्रेड करने का। इनफैक्ट आप, मैं सही कह रहा हूं, हो सकता है टेक्निकल्स फॉलो करना ही बंद कर लो। आप कहोगे मुझे इस तरह के मौके चाहिए, सही कह रहा हूं, मजा आता है। अच्छा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस काफी चाहिए होती है, इसे डीप वर्क चाहिए होता है, घुसना होता है अपने स्क्रीन के अंदर और बड़े तरीके से। वो आहिस्ता आहिस्ता आप कर लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है यार। तो समझ आई मेरी बात की? रोबोट्स कैसे मार्केट को तंग करते हैं, हेडलाइन नंबर क्या होता है न्यूज का, डिटेल्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सब आपने देखना होता है, सही है। और उसके बाद वो लॉजिकली आपने उन एक आपका वो बना होता है, फील बनी होती है मार्केट की कि ओवरऑल आगे अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में इनकी करेंसी कहाँ जा सकती है, सेंट्रल बैंक का क्या एक वो बना हुआ है, ज़ेन बना हुआ है, आपको आइडिया होगा, पूरा आइडिया होगा यार। तो देखो, ये एक आम चीज़ नहीं है फंडामेंटल्स को ट्रेड करना कि मैं आपको एक गिदर सिंगी दे दूं कि यहाँ पे जी ये न्यूज़ पॉजिटिव आए तो बाय करना है, ये न्यूज़ नेगेटिव आए तो आपने सेल करना है, इतना पॉजिटिव आए तो बाय करना है, इतना नेगेटिव आए तो सेल करना है। नहीं यार, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि उस पॉजिटिव का क्या मतलब है, कितने पॉजिटिव का क्या मतलब है, या कितने नेगेटिव का क्या मतलब है, और ये आपको
आपने खुद पता लगवाना है, कोई नहीं आपको बताने वाला। अब देखो ना, जैसे सीपीआई है, ठीक है, सीपीआई का मैंने आपको क्या कहा कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स है ना वो नजर रखते हैं, जो सीपीआई होती है ना, मंथ ओवर मंथ का जो डाटा होता है कि पिछले महीने में सीपीआई कहाँ गई है, इस पे नजर रखी जाती है कि पिछले महीने में इन्फ्लेशन ऊपर गया है या नीचे। अब फर्ज करते हैं मंथली इन्फ्लेशन का डाटा आया है थोड़ा सा पॉजिटिव कि पिछले महीने इन्फ्लेशन ऊपर गया है। अब सीपीआई के साथ कोर सीपीआई भी है, कोर मंथली भी है, कोर ईयरली भी है, और ये सीपीआई के साथ सीपीआई सिंपल वाली सीपीआई ईयरली भी है। मेरे भाई बेशक आपने पिछले महीने की सादी सीपीआई को हेडलाइन मान ली है, ये अगर थोड़ी पॉजिटिव है और ये बाकी सारी नेगेटिव बता रही हैं, तो अब किसकी बात मानोगे? देखो जो रोबोट है उसने इस पे फोकस करना है कि ये कितना पॉजिटिव है, उसने इसको पॉजिटिव देखते हुए ऑर्डर्स लगा लेने हैं। वो बेशक छोटे ऑर्डर्स लगाएगा, लेकिन कई रोबोट्स, कई इंस्टीट्यूशंस लगे होते हैं उस टाइम डाटा को ट्रेड करने के लिए। वो जब एक क्युमुलेटिव इफेक्ट आता है मार्केट के ऊपर, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं। एक आम ट्रेडर देखेगा, वो अपनी सेंसिस से बताएगा कि यार ईयरली इन्फ्लेशन नीचे आया हुआ है, कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आया हुआ है, और ये ईयरली सीपीआई जो सिंपल वाली है वो भी नीचे आई हुई है। तो पिछले मंथ अगर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर चला भी गया तो कोई मसला नहीं है, ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही है अब, तो ये करेंसी के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो इस फिगर को नहीं देखना, तब हेडलाइन वर्सेस जो डिटेल्स होती हैं न्यूज की, बहुत फोकस करना है आपने लॉजिकली चीजों को। जब पूरी बैठ रही हो तब आपने कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और इसमें रोबोट्स आपको तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं मैंने बता दिया आपको। क्यों मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाती है उसके बाद नेगेटिव नीचे गिर जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। और एक चीज बताऊं, यहां पे व्हाट वाई, मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कोई लॉजिक आपको भी नहीं पता। आप देखते हो कि मार्केट पॉजिटिव गई पॉजिटिव न्यूज के ऊपर, उसके बाद मार्केट नेगेटिव आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस टाइम आप इस जगह पे हो, वाई, ये क्यों हो रहा है? मैं कहता हूं आपको नहीं पता, आपने नहीं अभी इतनी स्टडी की हुई कि ये क्यों हो रहा है, तो उस टाइम इस क्यों पे आपने फोकस नहीं करना, आपने इस व्हाट पे फोकस करना है कि क्या हो रहा है। अगर पॉजिटिव जाने के बाद मार्केट नीचे गिर रही है तो मेरे भाई सेल कर दो, तुम्हें वजह पता चल जाएगी, तुम्हें वेबसाइट्स के ऊपर, तुम्हें हर जगह पे वजह बाद में पता चल जाएगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो न्यूज के ऊपर अगर कोई चीज समझ नहीं ना आ रही, कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो वाई के ऊपर काम नहीं करना, उस टाइम व्हाट के ऊपर काम करो। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट के साथ दौर लगा दो। ये लिटरली ये एक स्टेज पे जाके आपको मेरी ये बात याद आएगी। और जाहिर है आपने अभी न्यूज तो ट्रेड थोड़ी ना करनी है, मैं आपको मशवरे कोई नहीं दे रहा ट्रेड करने के, आपने अभी ठीक ठाक काम करने के बाद इनको ट्रेड करना शुरू करना, फिर शायद हो सकता है ट्रेड ही इनको करें और किसी को ना करें। उस लेवल पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार, अपना आप देना पड़ेगा। तो वाई पे फोकस नहीं करना, कंफ्यूज होते रहोगे, व्हाट पे फोकस करो क्या हो रहा है। ये व्हाट अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा, ये वाई शायद ना कर पाए। व्हाट आपको बता देगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये बाद में पता चल जाएगा आपको, लेकिन वक्ती तौर पे इस वाई का आंसर आपको नहीं मिलने वाला अभी, और ये व्हाट आपके काम आने वाला है कि जो हो रहा है उस डायरेक्शन में चले जाओ यार। अभी मार्केट बेवकूफ नहीं है, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई काम हुआ है उस टाइम मार्केट में जिसकी वजह से सेलर्स आए हुए हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको मार्केट की एक फील भी आना शुरू हो जाएगी यार। तो बस इस वर्ड को, इस सेंटेंस को ज़हन में रखना कि वाई की बजाय आपने व्हाट पे ज्यादा फोकस करना है। बाद में आपके जितने भी वाइज हैं, स्टडी करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, अगली दफा बहुत काम आने वाले हैं आपके। इस दफा मैं कहता हूं उन्होंने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, नुकसान दे दिया, अगली दफा बहुत काम आने वाले हैं यार। वो बताया था ना आपको कि 20 साल उसने, पता नहीं कितने साल मोहम्मद अली ने वो मुक्के शुक्के खाने के बाद उस एक मुक्के तक पहुंचा था जो तुम्हें एक उसका वो बॉक्सर लग रहा है, लेकिन उसके पीछे उसने 20 साल धिक्के खाए हुए हैं। तो ये चीजें आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं यार, बहुत अलग कर देंगी आपको बाकी ट्रेडर्स से,
तो मैंने सोचा था कि ये आपको रोबोट्स वगैरह वाला और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला ये एंड पे बताऊंगा जब आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को जान चुके होंगे। आज का जो दूसरा टॉपिक है कोरिलेशन। जरा ना इसको समझना, ठीक है, ये थोड़ा डीप है लेकिन आपको कई जगहों पे ये ना बचा सकता है। कोरिलेशन क्या होती है? कोरिलेट करना। मुझे बताओ, अगर यूरो यूएसडी का पेयर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फर्ज करते हैं ये डॉलर के वीक होने की वजह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया ना कि डॉलर की कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है और यूरो यूएसडी का पेयर ऊपर जा रहा है, तो यूएसडी जेपीवाई का पेयर कहां जाएगा? डेफिनेटली अगर आपने हक अदा किया हुआ कोर्स का तो आप जानते हैं कि यूएसडी जेपीवाई का पेयर नीचे जाएगा, ठीक है। यूरो यूएसडी कितना ऊपर जाएगा और यूएसडी जेपीवाई कितना नहीं, मतलब डॉलर अगर वीक हो रहा है तो यूरो की निस्बत कितना वीक होगा और सॉरी ये जापानीज येन की निस्बत कितना वीक होगा, ठीक है। हो सकता है यहां पे 60 पिप्स तक ये वीक हो जाए, पेयर ऊपर चला जाए, और यहां पर ये सिर्फ 35 पिप्स नीचे आए, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देखो, कोरिलेशन इन दोनों में क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यूरो यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ऊपर जा रहा है या यूएसडी के वीक होने की वजह से ऊपर जा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा अगर आपने डू द वर्क किया होगा, सही है। उसके बाद अब यूएसडी जेपीवाई का पेयर कितना नीचे आ सकता है, कैसे पता चलेगा अभी बताता हूं। लेकिन मेन जो पर्पस है ना आपको कोरिलेशंस की ये क्लास देने का, वो मुझे बताओ, एक बंदे ने यूरो यूएसडी को बाय किया हुआ है, मैं कहता हूं जी डॉलर की वजह से उसने बाय किया हुआ है कि जी ये डॉलर वीक हो रहा है और यूरो ने ऊपर जाना है, और फिर वो एक ट्रेड जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी लगा लेता है बाय की। मुझे बताओ क्या डिफरेंस है इसकी इन दोनों बाय की ट्रेड्स में। यहां पे उसने लोड साइज लगाया 1.0, यहां पे भी उसने लोड साइज लगाया 1.0। यार अगर डॉलर वीक हो रहा है ना तो यूरो यूएसडी ने भी ऊपर ही जाना है, जीबीपी यूएसडी ने भी ऊपर ही जाना है, तो तुम्हें क्या जरूरत है दो दो पेयर्स में एक ही तरह की ट्रेड लगाने की? यूरो के ऊपर ही 2.0 की एक ट्रेड लगा देते यार, ये बड़ी मेहरबानी की है अपने ऊपर कि यहां भी 1.0 लगा लिया, यहां भी 1.0 लगा लिया। देखो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो पाउंड यूएसडी भी ऊपर जाएगा क्योंकि यूएसडी ओवरऑल वीक हो रहा है, तो यहीं पे बड़ी बाइंग कर लो, ठीक है। अगर इन दोनों ने साथ साथ ही मूव करना है इस टाइम, सही है। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा कम ऊपर जाएगा, लेकिन जाना वहीं पे या उसने जहां पे वो जा रहा है। कोरिलेशन का अपने फायदा कैसे उठाना है? हो सकता है कभी आपको पता चले कि यूएसडी वीक हुआ है, अभी अभी किसी वजह से, किसी न्यूज की वजह से वीक हुआ है, यूरो यूएसडी ऊपर जा चुका है और जीबीपी यूरो यूएसडी अभी 30 पिप्स ऊपर जा चुका है, जीबीपी यूएसडी अभी सिर्फ 5 पिप्स ऊपर गया है, तो जीबीपी यूएसडी को बाय कर लेना मेरे भाई। ये आज लेट हो गया ना ऊपर जाने में, अगर तुम्हें कंफर्म है कि यूएस डॉलर ही वीक हुआ है तो तुम्हें बड़ा शानदार मौका मिल जाएगा पाउंड को बाय करने का यूरो यूएसडी को ऊपर जाता हुआ देख के, क्योंकि इन दोनों ने आपस में कोरिलेट करना है उनमें यूएसडी की वजह से। तो अगर कभी इस तरह का मौका मिल जाए तो उसको कैश करना है आपने। इस तरह से आप कोरिलेशंस का फायदा उठा सकते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताई ना कि वो लॉजिकली भी देख लिया करो कि दो पेयर्स में बाय कर रहे हो, दोनों पेयर्स ने एक ही साइड पे जाना है तो एक ही पेयर में डबल बाइंग कर दो। कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सर आपने कहा था
0.1 से बड़ा लॉट साइज नहीं लगाना। मैंने 0.1 की एक ट्रेड यूरो पे लगाई हुई है, 0.1 की एक ट्रेड पाउंड पे लगाई हुई है, और भी किसी पेयर में मैंने 0.1 की एक ट्रेड लगाई हुई है, सारी बाय की लगाई हुई है, और उन सभी पेयर्स ने जाना बाय में ही है, एक करेंसी के वीक या स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं। तो मैं उनको कहता हूं भाई एक्चुअली तुमने 0.4 की बाइंग की हुई है, इनमें से किसी भी एक पेयर पे कर लेते। तो लॉजिकली जरा ये कोरिलेशन थोड़ा सा ना, ये आपको सोचने पे, कॉमन सेंस के साथ सोचने पे जरा मजबूर करेगा। मैं भी बताता हूँ आपको, मजे की क्लास आपकी होगी आज, ये आपको चीज समझ आएगी। ठीक है, अब कहते हैं कि CAD कैनेडियन डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है। अब कैनेडियन डॉलर का क्रूड ऑयल के साथ क्या कोरिलेशन है, तो सर्च करने पे आपको पता चलेगा कि कनाडा एक अच्छा वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कह लो एनर्जी का है, जिसमें क्रूड ऑयल भी आता है। क्रूड ऑयल को कनाडा के साथ कोरिलेट किया जाता है। अगर कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो क्रूड ऑयल भी ऊपर जाएगा। अब कितने परसेंट इनकी कोरिलेशन है, ये जरूरी नहीं है कि कैनेडियन डॉलर अगर 50 पिप्स ऊपर गया तो क्रूड ऑयल भी 50 पिप्स ऊपर जाएगा। हो सकता है क्रूड ऑयल सिर्फ 15 पिप्स ऊपर जाए या 20 पिप्स ऊपर जाए। ठीक है, और ये कोरिलेशन कब तक कायम रहेगी? जब तक कनाडा उसका एक्सपोर्टर है। आज कनाडा से ऑयल निकलना बंद हो जाता है तो अब ये कोरिलेशन खत्म हो गई है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या आपकी कोई सेंस मेक कर रही है? जी हाँ कर रही है। वो कैसे कर रही है कि मैं कनाडा की एक्सपोर्ट्स देखूं ना, तो पुराना डाटा एक मेरे पास है, बाकी चेक कर लेना। उसकी एक्सपोर्ट्स में 24% एनर्जी है। ठीक है, और वो एनर्जीज एक्सपोर्ट करता है, मतलब ऑयल वगैरह और ये बाकी चीजें। तो अगर कैनेडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो इनकी प्राइस भी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये 24% एनर्जीज को, इसके मुल्क की टोटल जो एक्सपोर्ट्स है ना, उनका 24% सिर्फ एनर्जीज बनाती हैं। मेटल्स और मिनरल्स की बात करें तो इसके मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स में से 16% के अराउंड सिर्फ मेटल्स और मिनरल्स बनाते हैं। अब वो कौन सी मेटल्स हैं इन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आप कोई स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं जो इन मिनरल्स को ट्रेड कर रहे हैं कि इनकी प्राइस कब ऊपर जाने वाली है। ठीक है, किसी मिनरल की कंपनी का स्टॉक आपने बाय किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैनेडियन डॉलर कहां जा रहा है। यूएसडी कैट का चार्ट ओपन करो, अगर यूएसडी कैट का चार्ट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, और बाकी जगहों से भी उसको कंफर्म कर लेना कि बाकी पेयर्स में भी कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा। और फंडामेंटली भी आपको उसके बारे में क्या पता है। तो ये डायरेक्टली ये चीज जुड़ गई आपकी उस मिनरल्स वाली कंपनी के स्टॉक्स के साथ। ठीक हो गया। अगर आपने एक ऐसी कंपनी के स्टॉक्स बाय किए हुए हैं जो कनाडा से वो लेके ऑयल लेके आगे रिफाइन करती है या आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस कंपनी के स्टॉक्स का डायरेक्ट कोरिलेशन है कैनेडियन डॉलर के साथ। अगर वो महंगा हो जाता है तो उस कंपनी को महंगा लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बैलेंस शीट ऊपर जाएगी, वो करेंसी वो अफेक्ट होगी उससे। इस तरह से कोरिलेशन में आपको एक एक चीज का नहीं बता सकता। कैनेडियन डॉलर ऑयल के लिए जाना जाता है कि ऑयल की प्राइसेस अक्सर कंपेयर करके देखी जाती हैं कि अगर कैनेडियन डॉलर ऊपर जा रहा है तो लोग ऑयल को बाय करें या ना करें, लेकिन एक ज़ेन बन जाता है उनका कि आगे ऑयल भी ऊपर जा सकता है। अगर ऑयल ऊपर जा ही जा रहा है और कैनेडियन डॉलर अभी तक ऊपर नहीं गया तो लोग CAD को बाय करना पसंद करेंगे कि आगे ये ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑयल ऊपर जा रहा है। ये दोनों की आपस में एक कोरिलेशन है। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड डॉलर की, ठीक है, तो न्यूजीलैंड डॉलर की एक डायरेक्ट कोरिलेशन है मिल्क या पाउडर मिल्क जो होता है और बटर वगैरह, चीज वगैरह उनके साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड
की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उनका 25% ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर न्यूजीलैंड डॉलर आज स्ट्रॉन्ग हुआ है किसी वजह से, तो आप डेली ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स के जो स्टॉक्स हैं वो बाय कर सकते हैं, उनकी प्राइस भी ऊपर जाने वाली है। ठीक है। और 12% के अराउंड ये मीट सप्लाई करता है अपनी एक्सपोर्ट्स का, 12%। 7% ये वुड्स एक्सपोर्ट करता है, 12% ये व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। बाकी जब भी आप देख रहे हो ये डाटा देख लेना, ये मैं आपको बस एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, बस मैं आपको कोरिलेशन बता रहा हूँ कि अगर इसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इन चीज़ों की, तो इसके स्ट्रॉन्ग या वीक होने से इन चीज़ों की प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट आने वाला है यार। जो कोरिलेशन ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बड़ी लॉजिक के ऊपर रहते हुए बातें करते हैं और वो पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो कोरिलेटेड हो और अभी तक उसने फॉलो ना किया हो अपनी दूसरी चीज़ को। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ कहा जाता है गोल्ड की कोरिलेशन। ठीक है। उसकी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में ना जो गोल्ड है 5% इसकी एक्सपोर्ट्स हैं, गोल्ड ऑस्ट्रेलिया में से गोल्ड निकलता है। ठीक है। अब ये कोरिलेशन इतना कोई खास काम नहीं करती, और गोल्ड के ऊपर तो वैसे भी आपने कोई कोरिलेशन के ऊपर नहीं चलना। गोल्ड मैंने आपको भी मना किया है कि गोल्ड को आप एक लेवल पे जाके आप देखना शुरू करना। ठीक है। जो कोल है, जो कोयला होता है, वो इसकी एक्सपोर्ट्स का 15% के करीब बनाता है। ठीक है। जो आयरन ओर है वो 20% बनाता है इसकी टोटल एक्सपोर्ट्स का। मतलब ये मेटल्स वगैरह में ना, जो ऑस्ट्रेलिया है, ये जो नेचुरल मेटल्स बोलते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं यार, इनमें इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब कोरिलेटेड है इन चीज़ों के साथ। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा रहा है तो आप इस फील्ड में इनकी प्राइजेस भी किसी हद तक ऊपर जाती हुई देख सकते हैं। थोड़ा सा मजीद काम करने के बाद आप उनसे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ठीक है। अब देखो ना, वो रशिया यूक्रेन की जो जंग लगी है उससे यूरो यूएसडी का पेयर नीचे आ गया, तो डेफिनेटली उसने आना था। यूक्रेन वहां पे यूरोप का एक हिस्सा है, और जब एक यूरोजोन में जंग लगी हुई है तो सबसे पहला इफेक्ट यूरो के ऊपर आना है। दूसरा, रशिया और यूक्रेन में जंग लगने की वजह से ऑयल क्यों इतना ऊपर चला गया? तो भाई ये ऑयल अब कोरिलेटेड है रशिया के साथ, क्योंकि वो रशिया एक्सपोर्टर था ऑयल का। अब उसकी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, ऑयल की डिमांड ज़्यादा होगी, ऑयल ने पागलों की तरह शूट करना ऊपर। देख लो कहाँ हाई लगा के आया हुआ है जब जंग अपने पूरे पीक के ऊपर थी। तो इसको कोरिलेशन ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये कोरिलेशन ट्रेडिंग की होगी, आप जानते होगे इसके बारे में किसी हद तक। ठीक है। तो इसके पीछे आपने सबसे जो इसकी जरूरी चीज ये है ना कि अगर आपने एक लॉजिकल कोरिलेशन फाइंड कर ली है, लॉजिकल, ठीक है, और अभी तक उनमें से एक चीज ऊपर गई है दूसरी ऊपर नहीं गई, तो मेरे भाई बड़ा शानदार मौका मिलने वाला है आपको बाय का, अगर वो कोरिलेशन आपकी लॉजिकल है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, जरा गौर करना, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक डील हो रही है। जापानीज येन नीचे गिरता जा रहा है। अब आप में से वो कहोगे ना कि इसका जापानीज येन के साथ क्या ताल्लुक है, आप में से कईयों को समझ भी आ गया होगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है जापान से गाड़ियों का, ठीक है, और अगर चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में एक डील हो जाती है कि हम आपको गाड़ियां देते हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो अब जापानीज येन ने बुरी तरह से नीचे गिर जाना, क्योंकि एस्ट्यूट ट्रेडर्स जानते हैं कि इससे जापानीज येन की एक्सपोर्ट्स के ऊपर ठीक ठाक फर्क पड़ना है। तो यहां पर
इन दोनों ने एक थर्ड पार्टी को अफेक्ट कर दिया, ये इनका कोरिलेशन जापानीज येन के साथ बन गया। लॉजिक क्या है पीछे, ये डील हो रही है। अब यहां पे इन दोनों की आपस में ट्रेड बंद हो जाएगी, जिससे जापानीज येन को नुकसान हो सकता है। इन चीजों का आपको कब पता होगा, जब डू द वर्क, ठीक है, वरना कैसे पता चलेगा कि कौन कहां पे क्या एक्सपोर्ट कर रहा है या किस चीज के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। ऐसे ही है कि भाई पहले ऑस्ट्रेलिया जापान से गाड़ियां इंपोर्ट कर रहा था और अब चाइना उसको कहता है कि मिलके हम गाड़ियां बनाते हैं, तो तुम्हें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। तो जापान का तो बेड़ा गर्क ना। अच्छा, मैं ना आपने कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, ठीक है, कोई आपको भी जरूरत नहीं है कोरिलेशंस फाइंड करने की, कहां पे क्या है, आपकी अपनी सेंस आपको बता देगी आइंदा मार्केट में साथ चलते चलते, और आपकी स्टडी भी आपको बता देगी क्या चीज कितना कोरिलेट करती। मैं आपको अभी एक लिंक दिखाना चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के साथ ना नोट्स की सूरत में आपको वो लिंक भी दे दूं, वरना आपको ना भी दूं, ये आप ओपन करोगे ये वो पेज है, आपने गूगल पे जाकर लिखना है फॉरेक्स कोरिलेशन, आगे ये MATAF, ठीक है, तो ये पहला लिंक आपके पास आ जाएगा, ये फॉरेक्स कोरिलेशन बाय MATAF। इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। ये देखो, आपको फॉरेक्स पेयर्स की कोरिलेशन बता रहा है कि एक पेयर के ऊपर जाने से दूसरा पेयर कितना ऊपर जाता है या कौन सा पेयर नीचे आता है। अब इसको समझना कैसे है, आपने यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो यूरो USD, ठीक है, अगर यूरो USD मैं कहता हूं जी 92 पिप्स ऊपर जाता है, ये पिप्स कह लो, 92 पिप्स ऊपर जाता है, परसेंटेज कह लो या पिप्स कह लो, बस समझो इसको भी, तो USD और स्विस फ्रैंक का पेयर 76 पिप्स नीचे आएगा। समझो इस चीज को, यूरो USD अगर ऊपर जाता है, डॉलर वीक होता है तो USD CHF का पेयर 76 पिप्स नीचे आएगा। ये एक कोरिलेशन है जो भी चल रही है इन पेयर्स की, ये चेंज होती रहेगी। आप इस लिंक पे आके देख सकते हो कि कौन सा पेयर कितना कोरिलेट करता है। मतलब अभी अगर आपने यूरो USD के पेयर को देखा कि वो 92 पिप्स ऊपर गया हुआ है और USD CHF का पेयर अभी सिर्फ 20 पिप्स नीचे गिरा है, तो आप यहां से इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि इसने अभी 76 पिप्स तक नीचे गिरना है। अगर ये 92 उठेगा तो ये 76 गिरेगा, अगर ये 92 उठ चुका है और ये 76 नहीं गिरा तो यही बेस्ट मौका है इसको सेल करने का। सही है। अब ये देखो यार, मैं आपको ना ये पिप्स रहने दो, मैं आपको परसेंटेज ही बता देता हूं, क्योंकि ना इस तरह फिर आपको कंफ्यूजन होगा। समझो कि यूरो USD का पेयर ऊपर गया है, मुझे नहीं पता कितना ऊपर गया, जरा समझ लेना इसको ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। अगर यूरो USD का पेयर ऊपर गया है तो जितना वो ऊपर गया है उसका 92% GBP USD भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर यूरो USD का पेयर ऊपर गया है, जितना भी ऊपर गया उसका 82% पाउंड और जापानीज येन का पेयर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और यूरो USD का पेयर अगर ऊपर गया है तो उसका 75% GBP कैड भी ऊपर जाएगा। अब इनमें क्या कोरिलेशन है, इसकी लॉजिक्स आप बाद में फाइंड कर सकते हो। यहां पे आपने वाई के अंदर नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यूरो USD का पेयर अगर ऊपर जा रहा है तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको नहीं पता कहां कहां पे क्या क्या हो रही है, जो पाउंड और कनाडा को भी अफेक्ट कर सकता है। यूरो USD का पेयर पाउंड और कनाडा के वो पेयर को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो यार इसके पीछे कोई ट्रेड लॉजिक होगा कि हो सकता है पाउंड और कनाडा में जो ट्रेड हो रही है आपस में, ये इंग्लैंड और कनाडा में, वो यूरो और USD के बदले में हो रही हो, ठीक है। यूरोस में वो डील कर रहे हो आपस में या USDs में डील कर रहे हो, तो इससे इनकी करेंसी भी GBP कैड का पेयर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और हो सकता है अगर यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यूरो USD ऊपर जा रहा है तो यूरो के स्ट्रॉन्ग होने से GBP स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से GBP और JPY का पेयर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे वजह क्या है, कोई ना कोई वजह है, ट्रेड वजह है, उनकी करेंसी एक्सचेंज वजह है। आपने बस यहां पे आके ये देखना है कि कौन सा पेयर कितना कोरिलेट करता है दूसरे के साथ, और अगर तो आपको एक लैगिंग मिल जाती है, ठीक है, यूरो USD ऊपर गया, जितना भी ऊपर गया, मैं कहता हूं यूरो USD 100 पिप्स ऊपर गया और GBP USD अभी सिर्फ 20 पिप्स ऊपर गया है,
तो आप इसको मजीद कितने पिप्स, 72 पिप्स तक बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर यूरो यूएसडी 100 ऊपर गया है तो जीबीपी यूएसडी ने भी 92 ऊपर जाना है। इतना कोरिलेशन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की, मैंने ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं किया कि इसको परसेंटेज की लेवल पे जाके आप ना देखो, बस समझ लो कि ये 100% है तो इसने 92% ऊपर जाना है, इसने 82% ऊपर जाना है, इसने 75% ऊपर जाना है। अगर ये 100% ऊपर गया है तो इसने 76% नीचे गिरना है, इसने 70% नीचे गिरना है, इसने 60% नीचे गिरना है। सारे पेयर्स लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। ये अगर ऊपर गया है, जितना भी ऊपर गया जीबीपी सीएचएफ का पेयर, तो उसका 37% ऊपर जाएगा यूरो यूएसडी का पेयर। ये थोड़ा डीप वर्क है, आराम से तसल्ली से बैठ के आके ना, यहाँ बेशक कोई इनमें से 2 करेंसीज पकड़ लेना, उनका चार्ट ओपन करके देख लेना कि ये कोरिलेशन ठीक काम कर रही है, इतना ही काम कर रही है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, डेफिनेटली होगा, और ये लैगिंग आपको इतने आसानी से मिलती नहीं है। इसके लिए थोड़ा आपको विजिलेंट रहना पड़ता है कि अगर एक पेयर ऊपर जा गया चला गया और दूसरा अभी रास्ते में है, नहीं गया, तो फिर आप उसको बाय कर सकते हो, और ये बहुत कम होता है। लेकिन जब पता हो तो आप उस मौके का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लैगिंग का। लेकिन कोई ना कोई कोरिलेशन के पीछे ना लॉजिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप आओगे ना, मुझे पता है यहाँ पे आपको लॉजिक्स फाइंड करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि यार इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है, तो ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है। सॉरी, कहाँ गया, ये किधर है, ये यहाँ, ठीक है। तो यहां पे जब आप वाई फाइंड करने की कोशिश करोगे ना, आपको अभी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके जब आपके माइंड थोड़े से वो ब्रॉड होगा ना, थोड़ी सी गिरें खुलेंगी, तब आपको पता होगा कि यार सारी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक करेंसी के ऊपर नीचे जाने से कोई दूसरी करेंसी के ऊपर अफेक्ट आता है। वो कितना अफेक्ट आता है, मैंने एक फॉर्मूला आपको दे दिया, इसको बेशक अभी यूज ना करना, लेकिन इसको भी अपने पास संभाल के रख लो कि कभी आपका कोरिलेशंस फाइंड करने का दिल करे तो यहाँ पे आके आप देख लेना, या किसी और वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो। कोरिलेशंस चार्ट लिखना, कई वेबसाइट्स ने अपना कोरिलेशन चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आगे फ्यूचर में ये अच्छे रिजल्ट्स ना दे, ठीक है, ये अच्छी कोरिलेशन ना बता रहा हो, तो किसी और वेबसाइट से देख लेना, ठीक है। मैं अक्सर जब भी देखना होता है यहाँ से देखता हूँ, और सही बताऊँ तो मुझे देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं कोरिलेशंस को इतना डीपली जाके नहीं देखता, मैं लॉजिकल कोरिलेशन बनाता हूँ, और आपने भी लॉजिक के ऊपर ही कोरिलेशन को बेस करना है। अब वो कैसे करना है जरा समझना इसको। यूएस डॉलर का एक नेगेटिव डाटा आया है, ठीक है, और यूएस डॉलर ना वीक होना शुरू हुआ है बाकी करेंसीज के अंदर, सही है। अब जिस भी पेयर में वीक हुआ है वो आप खुद ही जाके देख लेना कि कैसे वीक होता है। यूरो यूएसडी ऊपर चला जाएगा, यूएसडी जेपीवाई नीचे आ जाएगा, ये आपको पता है। अब इसके फौरन बाद ना एक मेरी बात सुनो, यूएस डॉलर वीक हुआ है तो यूएसडी कैड का पेयर कहाँ जाएगा, डेफिनेटली ये नीचे जाएगा, ऐसे ही है। अब यूएस डॉलर के फौरन बाद ना ये अक्सर यूएसडी और सीएडी का जो डाटा है ना ये साथ ही आता है। तो अब जो कैनेडियन डॉलर का डाटा आया ना वो पॉजिटिव आ जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे यूएसडी और कैड ऑलरेडी गिर चुके थे यूएस डॉलर के वीक होने की वजह से, कनाडा का डाटा एक पॉजिटिव आ गया साथ ही। ये कितना शानदार मौका है मजीद इसको सेल करने का। इसने मजीद अभी नीचे जाना है। पहले ये यूएसडी के वीक होने की वजह से नीचे जा रहा था, अब ये कैड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी नीचे जाएगा। तो अगर तो ये मौका आपको मिल जाता है, अगर ये लैग आपको मिल जाता है तो मेरे, और इसके पीछे लॉजिक पूरा काम कर रही है, ठीक है, लॉजिक पूरा काम कर रही है। अब फर्ज करते हैं यूएस डॉलर का डाटा नेगेटिव आया और यूएसडी कैड का पेयर नीचे जा रहा है यूएस डॉलर का डाटा नेगेटिव आने की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद होता ये है कि जो कैनेडियन डॉलर का भी एक डाटा आना था वो भी काफी नेगेटिव आ गया। अब ये पेयर कहां जाएगा,
यार ये पहले जितना नेगेटिव गया हुआ था ना, इसने अब वापस ऊपर आना है, क्योंकि दोनों का लेवल हो गया, इसका भी नेगेटिव आया, इसका भी नेगेटिव आया। पहले ये यूएस डॉलर के नेगेटिव आने की वजह से नीचे गिर रहा था, अब क्योंकि कैनेडियन डॉलर भी काफी वीक हो रहा है तो जाहिर है वो यूएस डॉलर की निस्बत भी वीक होगा ना, तो अब इसने वापस ऊपर आ जाना। जितने पिप्स नीचे गिरा था, मैं कहता हूँ 100% ऊपर ना आए, 80% ऊपर आ जाएगा, 70% ऊपर आ जाएगा, डाटा के हिसाब से कि दोनों में कितना डिफरेंस आया, कौन कितना नेगेटिव है। ये है कोरिलेशन दोनों के अंदर। अब यूएसडी जो वीक हुआ था वो बाकी पेयर्स में वीक ही रहेगा। आप कहोगे कि यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो गया, डेफिनेटली यार कैनेडियन पेयर में यूएसडी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, कैनेडियन पेयर भी, वो कैनेडियन डॉलर भी वीक हो गया। ठीक है, इस तरह से ये कोरिलेशंस काम करती हैं। और फिर से कह रहा हूं, जहां पे आपको लैगिंग मिल गई आप आंखें बंद करके जा सकते हो। कोरिलेशंस, पहली बात तो ये है कि इतनी आसानी से मौके मिलते नहीं, और जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है इनको ट्रेड करने का। अब जैसे एक करेंसी के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो करेंसी ऊपर जा रही है, तो उसका एक कोरिलेशन है उस करेंसी के इंटरेस्ट रेट्स के साथ उस करेंसी की वैल्यू का। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें बताने वाली कोई बात थी नहीं। आप ऑलरेडी भी ना चाहते हुए भी कई कोरिलेशंस को आप ट्रेड कर रहे हो। अब एक करेंसी है जो कहती है, उसका सेंट्रल बैंक कहता है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, और एक दूसरा सेंट्रल बैंक है किसी और करेंसी का जो ये कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं। दोनों के अपने अपने हालात हैं। तो इन दोनों करेंसीज का जो पेयर होगा, अब मुझे बताओ, इसको बोलते हैं पॉलिसी डाइवर्जेंस। इस बैंक की पॉलिसी इस टाइम इसको कह रही है रेट्स बढ़ाओ, इस बैंक की पॉलिसी इसको इस टाइम कह रही है रेट्स कम करो, और अभी हालात कुछ डिवेलप हुए नहीं है, बस हल्की हल्की आपको आवाजें आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है, मार्केट रिएक्ट भी नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट आपको एक क्लू मिल चुका है कि इस पॉलिसी डाइवर्जेंस का भी आप इस करेंसी पेयर्स के, ये इन दोनों करेंसीज के पेयर के अंदर फायदा उठा सकते हैं। जो सबसे मेन चीज आपने ज़हन में रखनी है ना, छोड़ दो सब कुछ, बस एक चीज ज़हन में रखनी है कि अगर आपको कभी कोई लग रहा है कि एक कोरिलेशन बन रही है, फ्यूचर में कोई दो चीजों की बन रही है आपस में, तो उसकी कोई लॉजिकल वजह है। पहला सवाल आपने खुद से ये पूछना है कि कोई वाकई लॉजिकल वजह है। जाहिर है बन रही है तो कोई ना कोई लॉजिक तो आपने देखी होगी ना, लेकिन पूछना है उससे कि यार ये लॉजिक वैलिड है। दूसरा क्वेश्चन, ये कोरिलेशन कब तक चल सकता है। ठीक है, अब वो कनाडा है और ऑयल है, इनका कोरिलेशन कब तक चल सकता है, जब तक कनाडा प्रोड्यूस करता रहेगा ऑयल। अगर उसने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो आज ही ये कोरिलेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ताल्लुक नहीं है दोनों का। तो आखिरी कमेंट में यहां पे ये करना चाहूंगा कि अभी आपने एक्टिवली कोरिलेशंस को फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी, आपको बताना जरूरी था कि ये होती क्या है। और जब आप थोड़े से मैच्योर लेवल पे पहुंच चुके होंगे ना, आप इन कोरिलेशंस को भी, और ये वक्त के साथ साथ ना ये होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं कोरिलेशन, कभी किसी की कहीं बन जाती है हालात के डेवलप होने के साथ साथ। तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि लॉजिक बना रही है, कब तक ये कोरिलेशन चल सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वो एक दो चीजें हैं वो ना किसी थर्ड फैक्टर की वजह से आपस में कोरिलेटेड होती हैं। मैं उसकी एग्जांपल एक आपको देता हूं कि अगर आइसक्रीम की सेल्स ऊपर जा रही हैं, आइसक्रीम की सेल्स ऊपर जा रही हैं, समझो, तो डूब के मरने वालों की वो जो क्वांटिटी है वो भी ऊपर जाती जा रही है। जो समुद्र में डूब के मरते हैं, जहां जो भी इस तरह के एक्सीडेंट्स वो ईयरली जो एक होते हैं, वो ऊपर जा। अब आप कहोगे यार आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही हैं तो इसका डूब के मरने वालों से क्या ताल्लुक है। कुछ आप में से पहुंच गए होंगे कि इनको एक थर्ड फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, समर, गर्मियां। कि अगर तो आइसक्रीम की सेल्स ऊपर जा रही हैं तो डेफिनेटली गर्मियों की वजह से ऊपर जा रही हैं, और गर्मियां हैं तो लोग तैरने के लिए जाते हैं, वो बीचेस पे जाते हैं, कई डूब के मरते होंगे। ठीक है, तो जो ड्राउनिंग डेथ्स हैं ये समर में ज्यादा हो जाती हैं।
तो इन दोनों का आपस में एक तीसरी चीज ने आपस में इनको कोरिलेट कर दिया, थर्ड फैक्टर ने इनको आपस में कोरिलेट कर दिया। अब जब भी आइसक्रीम की सेल्स ऊपर जाएंगी तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन डेथ्स की भी जो क्वांटिटी है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी समर की वजह से। तो ये एक परफेक्ट लॉजिक है, आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरह से आपने इन चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी आपने इस पे काम नहीं करना, लेकिन कल को जब आपको लगे कि कहीं पे कोई ना कोई कोरिलेशन बन रहा है तो उसको जरा लॉजिक्स की बेस के ऊपर देखना और फिर मौका मिलता है तब ट्रेड करनी है। एक चीज ऊपर गई है, दूसरी अभी तक नहीं गई ऊपर, तब उसको बाय करना है। यकीन करो मजा आ जाएगा आपको। और फिर से कह रहा हूं, अभी से इन चीजों के पीछे नहीं पड़ जाना। पहले थोड़ा सा अपना मार्केट का एक वो बनाओ, एक फील बनाओ कि इस टाइम चल क्या रहा है। ये चीजें साथ साथ आपको मिलती रहेंगी, बस आपको पता हो कि ये भी कोई चीज है जिसको ट्रेड करते हैं। और वो इनको कोरिलेशन ट्रेडर्स बोलते हैं कि कई ट्रेडर्स ना डीप वर्क करके सिर्फ कोरिलेशंस फाइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कह सकते हो कि रिस्क फ्री है। कि अगर आपने अच्छी एक कोरिलेशन फाइंड कर ली है दो चीज़ों के दरमियान जो लॉजिकल है, 100% लॉजिकल है, तो अब आप उसमें से मौका ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे कौन ऊपर गया, मैं उसके जो नहीं ऊपर गया उसको बाय करके पैसा बना सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इसमें रिस्क बहुत कम है, रिस्क फ्री है, लेकिन बहुत अच्छे काम के बाद। तो ये भी ट्रेडिंग की एक फील्ड है। सोचा आपको यहाँ पे मैं इससे इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, आइंदा इसको जहन में रखना और इसको बेनिफिट करने का, लेने का इससे कोशिश करना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आगे हमारा अब जो सेशन स्टार्ट होना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, मज़ा आने वाला है आपको। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब कुछ फंडामेंटल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में तब ही पता चलेगा जब आप फंडामेंटल्स का ध्यान रख रहे होंगे। तब आप साइकोलॉजी देखो, मार्केट की भी होती है, आपकी अपनी भी होती है। अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा आपने हर चीज़ का ध्यान कैसे रखना है। फिर उससे अगला सेक्शन हमारा वो रिस्क मैनेजमेंट का भी आने वाला है। तो अभी कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं आगे और बहुत मज़ेदार लेक्चर्स होने वाले हैं। तो अब कल से फिर इंशाल्लाह हम अपने एक नए सेक्शन का आगाज़ करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।